तो चलिए हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग के लिए क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे कई सारे अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। और ये टोटल 45 से 50 है। यदि इस सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग लगा लेते हो तो बिहार बोर्ड में एक भी छूटने का चांस नहीं बनेगा। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार किया हूँ। ये भी देख सकते हैं, ये सारा बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आज सब करने वाले हैं हम। और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारा ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, बाकी की बातें बाद में होगी और हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज पे। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या की संख्या कितनी होती है। तो या आप लोग से विषम या सम, यदि विषम की संख्या पूछ दे या फिर सम संख्या पूछ दे तो सम या विषम के लिए एक फार्मूला होता है n/2। n जो संख्या दर्शाता है, n के मान कितना दिया है, टोटल 50 संख्या दिया है। ये 50 संख्या दिया है यहाँ से, तो 50/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, 25। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में। तो फिलहाल ये आप लोग के आगे वाला क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए कि 5, 15, 20 का लसा मसा का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग लसा मसा निकाल लेंगे। तो इसका ये तीनों संख्या का HCF यानी मसा कितना हो जाएगा, देखते हैं। 5 से भी 5 कट रहा है, 15 कट रहा है, 20 कट रहा है, यानी तीनों का सबसे पहले HCF तो 5 निकल जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग LCM। LCM हम लोग निकाल लेंगे। तो LCM तो 5 तो ऑलरेडी रहेगा, फिर इससे में से एक 5 निकल जाएगा तो बचेगा 3। और 20 में से एक 5 निकल जाएगा तो बचेगा 2 × 2 यानी 4। 5 × 15 = 60 हो जाएगा, यानी लसा इसका 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में देख लेंगे कि लसा और मसा का अनुपात पूछा है। तो लसा को हम लोग ऊपर रखेंगे यानी 60, LCM को ऊपर रखेंगे और HCF को नीचे रखेंगे। ये तो 60/5 कट जाएगा, 12/1 यानी 12:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग डी को देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं किस प्रकार से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग को खोजना है अपरिमेय। इसमें से अपरिमेय खोजेंगे। अपरिमेय कौन सा है, तो 22/7 परिमेय है। √64 √64 है, 64 के वर्गमूल निकल जाएगा 8 और बटा में हो जाएगा पाई। ये तो अपरिमेय हो जाएगा, यही हम लोग को खोजना था। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। ये आगे वाला में यहाँ पे क्या है कि रूट के पाई स्क्वायर, यानी √ के जो पाई स्क्वायर है और बटा के पाई है। तो स्क्वायर से ये पाई कट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, पाई बटा के पाई, यानी पाई से पाई कट जाएगा 1। इसका जब सॉल्व किए तो हम लोग 1 आया आंसर। अब ये भी 3.14 एक भी परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वही सही हो जाएगा। तो चलते हैं, ये भी क्वेश्चन हल्का था एकदम। और आप लोग को नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं और इसको बेहतरीन समझाने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याएं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। तो a का मान ज्ञात करना है। दो संख्या a और दूसरा संख्या दे दिया है 18, लसा मसा भी दिया है। तो मैं इसके पिछले वीडियो में, एक बेसिक वीडियो में मैंने बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मसा। ये लसा और गुना मसा होता है। तो लसा कितना दिया है 36 और मसा कितना दिया है 2। अब हम ए को सिंपल सा रोक लेंगे यहाँ पे। 36 दूनी 72 हो जाएगा और ये गुना में 18 है, नीचे आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये कट जाएगा। 18 4 18 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे ना तो कटता है 18 × 72, यानी ऑप्शन नंबर 4 को देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो। और यहाँ से 5वां क्वेश्चन ये है। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 p और q अभाज्य संख्या है तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ कि नोट्स में आप लोग ये याद रखिए कि अभाज्य संख्या चाहे जितनी भी हो, जितनी भी अभाज्य संख्या हो, कितनी भी अभाज्य संख्या हो, यदि उसका HCF के बात किया जाए तो हमेशा 1 होता है, ये याद रखिएगा। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका HCF हमेशा
एक होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है, इसलिए इसका HCF एक हो जाएगा। तो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। चलते हैं अब पाँचवा क्वेश्चन हो ही गया है, आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो भी आप लोग छठा क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग संख्या लिख लेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ये तो भाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों है ना, तीनों के गुणनखंड केवल 2 होता है। जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है वो होता है अभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग के पहले भाज्य संख्या देखना है, तो भाज्य स्टार्टिंग 4 हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में जो छोटा सबसे भाज्य संख्या है वो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कर रहा है गुणनफल, तो बीच में गुना का चिन्ह दे देंगे। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, एक होगा ही नहीं, क्योंकि एक का गुणनखंड एक ही होता है। अभाज्य संख्या का शर्त होता है कि गुणनखंड 2 होना चाहिए, तो एक 2 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2, इसका गुणनखंड 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए छठा क्वेश्चन भी खत्म होता है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं थोड़ा। ये है सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या होने के लिए ये 2 है अभाज्य संख्या, 1 2, 2 को गुणनखंड हो जा रहा है, 1 3, 2 को गुणनखंड हो जा रहा है, 1 5, ये भी सारा ये सब कितना है? अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ तो बोला अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन में हम लोग के एक जो है ना, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आठवां क्वेश्चन। एकदम पूरा क्वेश्चन अच्छा एकदम हल्का है, आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए। ये देख सकते हैं आठवां क्वेश्चन है कि 5.34 पे रेखरिंग है, यानी बार, वो क्या है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि जिस संख्या पे बार लगल मिल जाए, या फिर जिस संख्या में पाई लगल मिल जाए, अंडर रूट लगल मिल जाए जिसका वर्ग ना निकले, और रिपीट संख्या मिल जाए, रिपीटिंग संख्या मिल जाए, सारी संख्या अपरिमेय संख्या की पहचान होती है। तो हम लोग देख लेंगे निम्नलिखित में से क्या है अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, आप लोग देख सकते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। सम संख्या का रूप हम क्या बताए थे कि जो b के मान होता है हमेशा सम होना चाहिए, और r के जो मान होता है हमेशा सम पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों हमेशा सम पूर्णांक होना चाहिए। और ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है पूर्णांक संख्या में, ये केवल धनात्मक पे ही चलता है। तो धनात्मक संख्या देख लेंगे हम। यहाँ से b के मान क्या है? 1 है, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन b के मान यहाँ 2 होना चाहिए था। यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्या है? r के मान सम नहीं है, विषम है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद a आ जाते हैं, यहाँ पर तो 2 है, b के मान 2 है, लेकिन r के मान भी 2 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं चिन्ह जो है ना माइनस का है, ऋणात्मक है, यानी धनात्मक होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 2m। अगर इसमें हम 0 जोड़ देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा ये सम संख्या का रूप। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये रही क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग के सामने ये भी पढ़ सकते हैं कि संख्या 196 में 2 की घात कितनी होगी? तो 196 का सिंपल सा बात है, ये क्वेश्चन शायद इस बार बिहार बोर्ड में पूछा था, हाँ पूछा था 2023 में। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर 2 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो 2 गुना 2, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्योंकि 2 के ही घात पूछा है तो हम लोग फालतू आगे क्यों करना है, हमें 2 तक ही देखना है कि कितना तक 2 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। अब हम लोग की 2 के घात पूछा है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 हो जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे 2 की घात 2। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में 2 की घात 2 नहीं है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अब गलती होती है। और ऑप्शन में हमको 2 देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, सॉरी, मिस्टेक हो जाती है। चलते हैं हम लोग, आप लोग समझ गए, बस उतना ही काफ़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग के सामने है, पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग के परिमेय संख्या देखना है। अपरिमेय कह दिया नहीं है तो हम लोग परिमेय देख लेंगे, सिंपल सा बात। तो ये अंडर रूट के 64 बटा के 81, 8 के स्क्वायर निकल जाएगा, और ये 9 के स्क्वायर निकल जाएगा, 8 64 9 9 81। तो पहला ही सही हो जाएगा, बाकी सब इधर देख सकते हैं, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है।
तो 11 नंबर भी क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो भी देख लेते हैं क्या है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार अगर भिन्न में कोई संख्या दे देता है तो हर का जो रूप होता है यानी क्यू के जो रूप होता है 2 और 5 mn के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हर में क्या है 15 है, ऊपर देख लेंगे 11 है, तो 15 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुना 5। लेकिन शांत के लिए क्या है 2 और 5 आना चाहिए, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ये अशांत हो जाएगा। शांत के लिए 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप होना चाहिए, तो ये अशांत हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन उतना एग्जाम में पूछा नहीं करता लेकिन फिर भी दे दिए, कोई ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं कि 5 माइनस के अंडर रूट 3, ये क्या है जल्दी बताइए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो एकदम हल्का था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, संख्या 196 में 2 की घात। ओ फिर से वही क्वेश्चन हो गया, फिर से सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 192 लिखा था और यहाँ पे 96 टाइपिंग में हो गया है, तो 192 को रख कर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 रख कर समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने 192 को लिखा था, 96 है, तो 192 की घात अगर पूछा जा रहा है 192 में 2 की घात, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 2 से निकालेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, फिर 2 से निकालेंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से निकालेंगे 12, फिर 2 से निकालेंगे 6, फिर 2 से निकालेंगे 3, यानी 1 2 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घात 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में इस बार पूछा था, 24 में नहीं पूछेगा, लगातार क्वेश्चन नहीं पूछता है, कोई ठीक नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। तो 15 वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, यदि अभाज्य संख्या का मसा पूछ दिया जाए तो हमेशा 1 होता है, ये आप लोग को याद कर लेना है। 16 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन एकदम फर्जी था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि संख्या जो ये है 5.25333, इस तरह से रिपीटिंग संख्या है, बार लगल है। मैंने पहले ही बताया था कि जिस संख्या पे अगर बार लग जाए, रेखरिंग आ जाए, उसका मतलब होता है कि वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी हल्का था। चलते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर आप लोग ये देख सकते हैं कि 2 क्रमिक मतलब होता है प्रत्येक पर प्रत्येक, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, इस तरह से क्रमिक है। तो हम लोग के 2 क्रमिक सम संख्या, तो मान लीजिए पहला सम है, इसका दूसरा हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6। अगर इसका HCF की बात किया जाए तो सम संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होता है, तो सम संख्या के लिए HCF हमेशा 2 हो जाएगा। क्रमिक जैसे पहला सम संख्या 10 ले लिया, इसका क्रमिक अगला क्या हो जाएगा, आगे वाला हो जाएगा 12। तो इसमें अगर हम सम संख्या के HCF की बात किया जाए तो 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 आप लोग देख सकते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b HCF गुना LCM है तो किसके बराबर होता है। तो मैंने फार्मूला बताया था कि a गुना जो b होता है LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो यही पूछा है लसा गुना मसा किसके बराबर होगा, तो a गुना b के, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ये भी देख लेते हैं क्या है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसको परिकलित किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यानी a बराबर BQ प्लस के R, यही फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या में। तो इससे हम लोग के हमेशा मसा को परिकलित किया जाता है, अभी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 तो एकदम फर्जी क्वेश्चन है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ से देख लेना पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन ये है, ये देख लीजिए, ये क्या है, इस पे रेखरिंग नहीं लगल है, इसका मतलब साफ हम यहाँ पे लिख ऑप्शन नंबर टिक लगा देंगे कि ये परिमेय संख्या है। कितना लोग यहाँ पे गलत टिक लगा देते हैं कि अपरिमेय है, ये परिमेय संख्या होता है। रेखरिंग लग जाएगा तो
सॉरी रेखरिंग लग जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन इस पर तो रेखरिंग लगा ही नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाँ, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। केवल आर के लिए देखना है। जब आर के लिए देखेंगे तो बी के लिए भी देखना पड़ेगा, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो ये जो आर होती है ना, वो 0 से बड़ा भी होती है, 0 के बराबर भी होती है, लेकिन शेष जो होता है वो हमेशा बी से छोटा रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देख लेंगे, ये हो जाएगा सही। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या 0.32 पर रेखरिंग है। यदि हम 0.32 पर बार को यदि p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे कि दशमलव के बाद या फिर किसी संख्या के बाद यदि उस पर रेखरिंग लगा होता है जितना संख्या, उतना ही नीचे 1 पर 0 लग जाता है। अर्थात सिद्ध करने में तो हम लोग को टाइम लगता है, लेकिन घट जाता है। तो यहाँ 2 पर है तो 100 हो जाएगा, 100 में से 1 घटा देना है, 99 हो जाएगा। और ये जो दशमलव होती है ना, जितना संख्या नीचे होती है उतना दशमलव बाद चल जाती है, यानी 32। इसको हम कह सकते हैं 32 बटा के 99। 32 बटा के 99 हो जाएगा, किधर ऑप्शन नंबर सी। अगर इस पर और एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं 2 3 4। ये मान लीजिए इस प्रकार से है, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 2 3 4 हो जाएगा, बटा में 3 गुना हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है ये। तो आप लोग समझ सकते हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इतना के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है कि बताना है, मतलब इतना में से कौन सा हो सकता है। तो यदि हम √11 का वैल्यू देखेंगे, √11 का मान देखेंगे तो 3.314 आता है इतना। तो यहाँ पे कहा है 2 और 2.5 के बीच में, तो 3 हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला तो नहीं होगा। अब √5 को देख लेते हैं। √5 का यदि आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वैल्यू होता है 2.23। इस तरह से संख्या आता है। तो ये तो शायद लग रहा है 2 और 2.5 के बीच में है, तो 2 और ये भी थोड़ा 2.5 के बीच में ही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ये 22 है, जब 11 का नहीं हुआ तो 22 का कैसे होगा, 12 का भी कैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी √5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, ये भी गलती हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि अपरिमेय संख्या जैसे √2 क्या है, अपरिमेय है। यदि एक और √2 को गुना करेंगे तो 1 और 2 बाहर ही निकलेगा, क्या है, परिमेय से अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक अपरिमेय नहीं, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो यहाँ तो परिमेय निकल जा रहा है, तो पहला गलत है। इसी तरह से हम लोग दूसरा देखेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है। क्योंकि एक परिमेय संख्या बोला है तो परिमेय संख्या 2 है, और एक अपरिमेय संख्या √2 है, तो इसको हम गुना करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय को संख्या गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होता है, ये तो सही हो गया। और 2 उसका आगे सी देख लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये तो गलत बात है। कभी भी अपरिमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं ये, तो हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाता है, तो 2√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1√a 1√a, 1 और 1 2 मतलब 2√2 हो जाएगा, तो ये भी गलत है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी तरह से चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 25 फाइनल हो चुका है, और जिस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग उसे कमेंट में क्वेश्चन नंबर को डाल सकते हैं, और मैं आपका कमेंट में देख सकता हूँ। और ये आप लोग देख लीजिए आगे वाला जो क्वेश्चन है, फिलहाल कह रहा है 26 नंबर की, यदि n एक प्राकृत संख्या है,
तो अंडर रूट के n क्या हो सकता है, हमेशा प्राकृतिक ही होगा, या हमेशा परिमेय होगा, या फिर हमेशा अपरिमेय होगा, या फिर कभी परिमेय, कभी प्राकृतिक, कभी अपरिमेय। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को 1 2 3 4 इस तरह से संख्या बहुत सारा आएगा। अगर इसको हम अंडर रूट लगाते हैं, सबके अंडर रूट करते हैं, सबके अंडर रूट इस तरह से करते हैं, तो 1 के वर्गमूल 1 होगा, अंडर रूट 2 के तो अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 3 के 3 हो जाएगा, 4 के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखने में मिल रहा है कि एक परिमेय भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, 2 अपरिमेय भी है, यहाँ पे 3 अपरिमेय है, परिमेय है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या होगा और अपरिमेय संख्या दोनों आ रहा है। इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। तो 27 को भी देखते हैं, वो क्या है। ये 27 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए, यदि हम लोग भाज्य संख्या के बात किए जाए तो भाज्य संख्या 2 होती है, प्रथम से 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, और उसके बाद 7, इस तरह से चलेंगे कितना तक, 13,986 तक। तो इसमें से 2 जो सम संख्या है इसको हम निकाल लेंगे। एक टोटल संख्या कितना है, 13,986, इसमें से एक संख्या निकाल लेंगे 2 को, तो 13,985 बचेगा, 13,985। ये क्या संख्या, कौन सी संख्या है, ये लास्ट में 5 है, यानी ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का हमेशा भाज्य एक अभाज्य संख्या ही होता है। तो हम देख लेंगे अभाज्य संख्या ऑप्शन में कौन है। ऑप्शन में तो अभाज्य नहीं है, तो भाज्य है, और ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर एक रहता तो एक आंसर हो जाता, क्योंकि एक ऐसा अभाज्य संख्या है कि एक से सभी में भाग लग जाता है। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 27 इस तरह से था। और तो ये देख सकते हैं आप लोग, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 है। तो n का सदैव रूप, n का सदैव रूप हम एक विषम पूर्णांक हो, क्योंकि x+1 ये विषम पूर्णांक का x+3 x+5 ये विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ पे एक गुणक है, ये गुणक में बात कर रहा है, तो ये एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 28 के ए हो जाएगा। अब चलते हैं 28 हो गया, 29 क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आप लोग देख सकते हैं क्या है, ये भी पढ़ लीजिए कि संख्या रेखा एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मैंने एक बेसिक वीडियो अपलोड किया, उसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है। और 29 नंबर एक चलते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप होना चाहिए। किसके लिए, तो q के लिए, यानी p/q होता है, यानी हर के लिए। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना घात के रूप में है, इसको सबसे पहले देख लेंगे हम लोग। तो ऊपर का हम लोग अगर तोड़ेंगे 343 है, 343 है, बट्टा के 2 के घात 3, 5 के घात 3, 7 के घात 3 है। इस तरह से 243 को तोड़ेंगे ना तो 7 की घात 3 होती है, यानी 7 के क्यूब होती है। आप लोग को याद कर लेना चाहिए 20 तक क्यूब, ताकि मैथ सोल्यूशन में थोड़ा टाइमिंग बचे। तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा, फिर 7 की घात 3, यानी ये वाला 7 कट जाएगा, बच जाएगा 1/2 की, ये वाला 1/, इतना बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कटेगा। तो 1/, अब देख सकते हैं कि 2 के पावर m और 5 के पावर m की घात में है। तो हम लोग ये देख सकते हैं ये दशमलव प्रसार शांत है। बाकी सभी सबको आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, वो भी क्या है वो भी देख लेते हैं। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो देखते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 - √3 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है,
अब 2√3 है और बटा के √3 है। ये √3 से √3 कट जाएगा, यानी 2 एक परिमेय संख्या है। ये भी देख सकते हैं, ये अपरिमेय है, यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो ये भी देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन ये है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का मसा यदि 25 और 50 है, लसा 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है वही वाला a गुना b और HCF यानी लसा गुना के मसा हो जाता है। लसा गुना के मसा, तो लसा कितना दिया है 25 और मसा कितना दिया है 50। तो 25 अब 5 में गुना करेंगे तो 25 5 125 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे, यानी 1250 हो जाएगा। यहाँ से पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना था, यही दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना था फॉर्मूला से। तो 1250 हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, 33 की ओर चलते हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद तो चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में एक को 3 घंटे लगते हैं, दूसरे को 4 घंटे लगते हैं, तीसरे को 8 घंटे लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय कितना समय लग जाएगा कि तीनों के एक पास मतलब कितना समय लग जाएगा कि तीनों एक पास आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है। अब इन लोग को हम चक्कर पूरा करने में लगे समय को दर्शाते हैं। तो तीसरा व्यक्ति जब एक चक्कर लगाते हैं तो उनको 8 घंटा लगता है। तो 2 चक्कर लगाएंगे तो 16 घंटा हो जाएगा, 3 चक्कर लगाएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, 32 घंटा हो जाएगा, यानी प्रत्येक चक्कर पे 8 घंटा लगता है। अब उसी तरह से दूसरा वाले को देख लेंगे। यहाँ पहला वाला हो गया, दूसरा वाले को देखेंगे तो दूसरा वाले को एक चक्कर लगाने में 4 घंटा लगता है, 2 चक्कर लगाएंगे तो 8 घंटा लग जाएगा, 3 चक्कर लगाएंगे तो 12 घंटा लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम चलते चले तो 24 32 सारे 28 तब आएगा। उसके बाद जो है एक प्रथम व्यक्ति जो है, उसके बाद जो ये प्रथम वाले हैं जो उनके 3 घंटा लगता है एक चक्कर लगाने में। तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 चक्कर पूरा करने में। 4 चक्कर पूरा करने में 12 हो जाएगा। इस तरह से यानी 24। तो 24 तीनों में, यानी तीनों के जब हम टेबल लिखेंगे तो 24 तीनों में कॉमन आ जा रहा है सर्वप्रथम, तो वही होता है HCF। तो इन लोग के जब 24 घंटा हो जाएगा तो प्रस्थान मतलब जहाँ से इन लोग दौड़ना स्टार्ट किए थे वहाँ पे इन लोग पुनः मतलब प्रस्थान बिंदु पर पुनः इन लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग के 24 घंटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं, और इसे और बेहतरीन समझना है तो 1-2 इस पर और क्वेश्चन मैंने टाइपिंग किया हूँ, उसको जब देखिएगा तो आप लोग के पूरा कन्फ्यूजन और डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक और प्लस एस। भाज्य बराबर भाजक होता है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। तो भाज्य बराबर यहाँ पे भाजक गुना भागफल प्लस एस हो जाएगा। तो भाजक देख लें तो ऑप्शन नंबर बी में। 33 भी हो चुका है, 34 भी हो गया ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या कहता है ये भी देख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या यदि दो परिमेय संख्या की बात किया जाए, यदि एक परिमेय संख्या 2 और 3, इसके बीच में कितनी अनंत सारी परिमेय संख्या निकल सकती है। जैसे 2.1 भी हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, इस तरह से। और बटा में भी करके आता है। क्लास 9th में मतलब इस नोट्स को पढ़े होंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत सारी परिमेय संख्याएं निकल सकती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन तो फिलहाल हल्का था। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा लगता है, तीसरे को 5 घंटा लगता है। तो तीनों एक ही प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लास्ट अभी जो अंतिम जो तीसरा व्यक्ति है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा हम लोग के ईजी पड़ेगा।
तो जब पहला दौड़ता है 1 चक्कर लगाता है 5 घंटा लग जाता है, 2 चक्कर लगाएगा तो 10 घंटा लग जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा तो 15 घंटा लग जाएगा, अगर 4 चक्कर लगाएगा तो 20 घंटा लग जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे, अगर दूसरा व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा, 2 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, फिर तीसरा चक्कर में 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 36 को देख सकते हैं कि 36 नंबर क्या कर रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, एक आदमी मतलब एक घोड़े को 1 चक्कर लगाता है तो 1 घंटा लगता है, और दूसरे को 3 घंटा, तीसरे को 5 घंटा लग जाता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेंगे? तो मान लीजिए तीसरा जो घोड़ा है वो दौड़ता है 1 चक्कर तो 5 घंटा लगता है, 2 चक्कर दौड़ेगा तो 10 घंटा हो जाएगा, 3 चक्कर दौड़ेगा तो 15 घंटा हो जाएगा, इसी तरह से 20 घंटा हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा, यानी एक चक्कर पूरा करने में 3 घंटा लग रहा है, 2 चक्कर पूरा करेगा तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15, इस तरह से 15 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि एक को 1 घंटा लगता है तो 15 चक्कर लगाएगा तो 15 घंटा लगेगा। तो यानी इसमें सारा में सबसे पहला जो कॉमन निकलता है वो 15 हो जाएगा, 15 इसमें भी आएगा, इस तरह से। तो जो कॉमन निकलता है, यानी इसका मतलब वृत्त पर है जो पथ पे तीनों दौड़ते हैं ना प्रारंभ में, तो वो इसका मतलब होता है HCF हमसे पूछ लिया जाता है। तो HCF में क्या हो जाएगा, 15 घंटा, यानी 15 घंटा जब इन लोग चलेगा लगातार तो 15 घंटा पर एक साथ तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन करने का मतलब बस यही था, और इसको यदि और अच्छा से समझना चाहते हैं तो मेरा एक बेसिक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में नहीं है, सॉरी, प्लेलिस्ट में है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और फिलहाल चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 हो ही गया है, 37 की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग देख सकते हैं कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर BQ प्लस R में a का मान 72 और b का मान 9 दिया है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से b का मान और यहाँ पे a के मान बैठा देंगे, तो 9 कितना 9 8 72 हो जाएगा, ये q के मान निकल जाता है और एक कट जाएगा, ये r के मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग के क्या पूछा है, R के मान पूछा है, तो R के मान सिंपल सा 0 हो जाएगा, यदि Q के मान पूछता तो 8 हो जाता। तो हम लोग के R के मान पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग ये 38 देख सकते हैं कि यदि भिन्न a बटा के b बराबर, अगर b का मान दिया है, यानी a को ऐसे ही रहने देंगे, b का मान दिया है 2 के पावर n और गुना 5 के पावर m, इस टाइप से दिया है, तो इतना के रूप में हो तब संख्या क्या हो जाएगा, तो a बटा के हो जाएगा 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, ये एकदम हल्का क्वेश्चन था, एकदम फर्जी था, मतलब उतना कोई ना समझ वाला क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं आगे क्वेश्चन 39 की ओर, और फिलहाल 39 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए कि वो क्या कहता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा, यहाँ पे 2 लगातार संख्या दिया था, संख्या में कोई भी संख्या आ सकता है, सम विषम अभाज्य सम, जितना भी संख्या है सारा संख्या आ सकता है। तो सभी संख्या की यदि मसा की बात किया जाए तो हमेशा 1 होता है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं आगे हम लोग 40 नंबर की ओर। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये आप लोग देख सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक, 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप हमेशा ये होता है 2m। क्यों होता है मैंने इसका बेसिक वीडियो में ही बता दिया हूँ, और आप लोग शायद देखेंगे तो ठीक है, फिलहाल नहीं भी देखेंगे तो इसका एक बड़ा लॉजिक है, तो ये आप लोग जाकर देख लीजिए तो अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर विषम सम के लिए पूछा करता है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 41 नंबर क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो पश्चिम ये होता है, पश्चिम की ओर गया 24 मीटर, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो इधर गया पुनः वो 10 मीटर उतर गया, यानी इधर से इधर 10 मीटर चला गया, कितना 10 मीटर।
तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो प्रारंभ वह खड़ा था यहाँ, ए मान लीजिए इसको, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो प्रारंभिक यानी ए से सी की दूरी ये वाला पूछ लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस लगा देंगे तो हम लोग सिंपल से 24 के स्क्वायर करेंगे और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576। 576 हो जाएगा, 576 और प्लस के 100 और अंडर रूट के लगा देंगे। 576 और प्लस के 100 जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 अंडर रूट में 676 किसका वर्ग होता है, तो 676 होता है 26 का स्क्वायर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछने लायक है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से देखिएगा। ये 26 था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक के 14 गुना है और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। तो और साथ में एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक जो है यानी एलसीएम जो है एचसीएफ के 14 गुना है। 14 गुना एचसीएफ हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे। एलसीएम जो है एचसीएफ से 14 गुना है और एक कंडीशन में दिया है कि एलसीएम और प्लस के एचसीएफ बराबर के दिया है 600। ये 600 दिया है। तो एलसीएम को हम लोग 14 एचसीएफ लिख सकते हैं ऊपर से, एचसीएफ और प्लस के एक एचसीएफ 600। 14 एचसीएफ और एक एचसीएफ जोड़ेंगे तो 15 एचसीएफ हो जाएगा और 600। अब हम एचसीएफ को यहाँ से ऐसे रोक लेते हैं। एचसीएफ को जब रोकेंगे तो 600 बटा के नीचे आ जाएगा 15। जब काटेंगे ना तो 40 बार में कटेगा यानी एचसीएफ के मान हो जाएगा 40। और यहाँ से हम लोग जब एचसीएफ के मान 40 हो जाएगा तो एलसीएम के मान निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर है 14 गुना एचसीएफ। एचसीएफ के मान देखिए यहाँ पे, एचसीएफ 14 गुना एचसीएफ के मान 40 हो जाएगा ये। तब इसको निकालेंगे तो 14 चौके 56 यानी 560 नंबर। अब हम लोग के एलसीएम 560, एचसीएफ इतना और पहली संख्या इतनी है। तो जरा हम सबको यहाँ से मिटा देते हैं ऊपर वाले को। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग के फॉर्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एक संख्या दिया है 280, 280 दिया है और गुना के दूसरी संख्या निकाल लेना यानी बी। और लसह गुना मसह होता है तो लसह के मान दिया है 560। मसह के निकाले हम लोग 40 निकाले हैं। अब इस तरह से यदि हम बी को रोकेंगे यहाँ से तो 560 और गुना के 40 हो जाएगा। और थोड़ा इस सारे चीज़ को भी मिटा देते हैं यहाँ से हम, और ये बटा में आ जाएगा 280। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 7 चौ 28 और 7 से कटेगा 7 8 56 यानी 80। बी के मान यानी दूसरी संख्या हम लोग के 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका अच्छा से सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अभी थोड़ा मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन का देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन है ये। तो चलते हैं फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में कि 6x 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम में हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। देखेंगे इसमें 6 से भाग लग रहा है, फिर इसमें भी 6 से लग रहा है तो 6 हो जाएगा। इसमें x है, इसमें भी x है, x भी निकाल लेंगे। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है तो 4 हम नहीं निकालेंगे। उसके बाद इसमें y है, इसमें भी y है तो इसमें y हो जाएगा। महत्तम इसका यानी 6xy हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 6xy, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो सिंपल सा बात है, 25 गुना और 50 कर देंगे तो 1250 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले इसी क्वेश्चन में था, शायद 10 नंबर है कार्तिक, 10 नंबर या फिर 11 नंबर में क्वेश्चन यही था। तो 1250 हो जाएगा यहाँ से। ये देख लीजिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है।
तो चलते हैं फ़िलहाल 45 की ओर। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, तो देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है यहाँ पे कि हाँ 45 नंबर क्वेश्चन ये है कि 3 प्लस के अंडर रूट 3, 3 माइनस के अंडर रूट 3। तो ये आप लोग को बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय या फिर पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। तो एकदम हल्का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, दोनों जगह सेम संख्या है लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आप लोग को शायद पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है, बिल्कुल इसी पे है। तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा, बी के जगह पे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 के स्क्वायर होगा तो एगो 3 बार, यानी 3 तरीके 9 हो जाएगा और माइनस के 3 घटेगा तो 6। अब टोटल को जब हम सोल्व किए तो 6 आ गया। 6 कौन सी संख्या है? परिमेय है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 45 भी कंप्लीट हो चुका है और 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 46 भी देख सकते हैं कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। यदि p हम लोग के अभाज्य संख्या दिया है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 भी हो सकता है, तो मान लीजिए हम 3 ले लिए, तो p अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। मान लो 3 जो है p है और p a स्क्वायर को, यानी a स्क्वायर की जगह पे हम 3 स्क्वायर ले लेते हैं। जब जो 3 है p a स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम p केवल a को नहीं विभाजित करेगा, यहाँ से ये वाला a है, a स्क्वायर सॉलिड है लेकिन a केवल नीचे वाला आधार को, तो 3 इसको विभाजित करेगा सॉलिड को, तो 3 आधार को विभाजित करेगा। जैसे अब 2 लेते हैं, 2 यदि 2 के घात 2 को विभाजित करेगा तो यहाँ 2 को भी विभाजित करेगा। उसी तरह से एक और हम लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, 5 अगर 5 लेते हैं तो 5 के घात यदि 2 है, 50 25 नहीं करेगा विभाजित, 50 25 काट देगा ना। फिर उसके बाद अगर ये तो स्क्वायर को विभाजित करवे करेगा, लेकिन आधार जो है 5 केवल इसका बात कर रहा है, इसको भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। ये और मतलब सही बोल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट हो जाएगा।